21 मई 2021 के दिन हमने अपने देश के एक महान पर्यावरणविद, एक महान विचारक, दार्शनिक को खो दिया, जिनका नाम परिचय का मोहताज नहीं है। डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको आंदोलन को पूरे देश में फैलाने का प्रयास किया। और वास्तव में देखा जाए तो यही हमारे देश के असली हीरो हैं, जिन्हें हमें रेस्पेक्ट करना होगा और ऐसे लोगों को हमें सम्मान देना होगा। तभी इस धरती पर, इस समाज में एक मजबूत कड़ी के रूप में हम अपने आप को स्थापित कर सकेंगे। लेकिन आज का हमारा जो विषय है उसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक छोटे से वाकये के साथ। सोचिए कि यदि आप कहीं पर 150 साल से रह रहे हैं, आपके पूर्वज रह रहे हैं, लेकिन उसी बीच कोर्ट का आदेश आता है कि यह जो जगह है, जो स्थान है, यह आपका नहीं है, इसे 154 साल पहले किसी ने बेच दिया था। और वह पूरे कागजात के साथ, कोर्ट के आदेश के साथ और पुलिस के साथ आपके सामने उपस्थित होता है और कहता है कि इस जगह को खाली करो, अब मेरा घर यहीं पर बनेगा। इन्हीं बातों को लेकर के 8 मई 2021 को विवाद प्रारंभ होता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। इसकी पृष्ठभूमि पहले ही तय हो चुकी थी। मई के प्रारंभ में ही जब इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अल जर्राह की जो शेख जर्राह की जो जगह है उस पर इजराइलियों का हक है, क्योंकि 1867 में 1867 में उस जगह को अरबों ने इजराइलियों को बेच दिया था, जिसके दस्तावेज और कागजात आज भी मौजूद हैं। अब इन परिस्थितियों में कोई आदमी क्या कर सकता है जो वहाँ पर इतने दिनों से रह रहा है और जिसके पास कोई दूसरा आसरा नहीं है? वह निश्चित रूप से विरोध करेगा। और यहीं से शुरू होती है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक और टेंशन, एक और युद्ध, जिसमें इजराइल सैनिकों ने, पुलिस ने इस आधार पर अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश किया और वहाँ पर लोगों को रोकने का प्रयास किया कि यहाँ पर जो लोग एकजुट हैं ये पत्थरबाजी करेंगे और पुलिस का प्रतिरोध करेंगे। और जुमे की नमाज के दिन इजरायली पुलिस प्रवेश करती है अल अक्सा मस्जिद में और दोनों गुटों के बीच ज़बरदस्त हिंसक झड़प होती है। और उसके बाद हमास डेडलाइन देता है कि यदि 10 मई शाम 6 बजे तक अल अक्सा मस्जिद को लोगों के लिए नहीं खोला गया, लोगों के लिए नहीं छोड़ा गया, वहाँ पर लगे तालों की चाबी लोगों को नहीं दी गई, तो मैं गाजा से इजराइल पर हवाई हमले रॉकेट के साथ करूँगा, रॉकेट के रूप में। और डेडलाइन पूरी होती है और हमास के रॉकेट बरसना चालू कर देते हैं इजराइल के ऊपर। लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम है, जो उनका एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, उसके कारण इजराइल के 90% रॉकेट हवा में ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक मौका मिल जाता है इजराइल को पुनः हमास पर कंट्रोल और उस पर अटैक करने का। यहीं से शुरू होती है जो इस बीच जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसकी शुरुआत। लेकिन इसके पीछे एक लंबी इतिहास है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा शुरू करता हूँ। स्वागत स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का। इतिहास की परतें पलटने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इतिहास बहुत लंबा है, जिसे मैं एक वीडियो में नहीं समेट सकता हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि मैं जल्द से जल्द आपके साथ में एक और वीडियो लेकर के आऊँ जिस पर हम पूरी चर्चा करें। तो शुरुआत करते हैं हम 1917, जबकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। और उसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश ने अपनी धूर्तता का जो अपना चरम परिचय दिया, उससे जुड़ी हुई मैं 3 समझौतों की बातें आपसे करना चाहूँगा। पहला है हुसैन मेकान समझौता, जो कि अरब कंट्रीज या फिर मक्का और मदीना के जो उस समय चीफ हुआ करते थे उनसे और ब्रिटिश राज्य के बीच हुआ था लॉरेंस की मध्यस्थता में। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा बाल्फोर समझौता, जिसमें कि ब्रिटेन ने यह वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद मैं फिलिस्तीन में तुम्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र दूंगा। और थियोडोर हेजलर की जो सोच थी, हर्जल की जो सोच थी कि हमें एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र मिलना चाहिए, उसको हम आपको मूर्त रूप में प्रस्तुत करेंगे। और तीसरा समझौता है साइक्स पिकाट समझौता। ये तीनों समझौते बिल्कुल एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है, एक दूसरे के विरोधी है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहला हुसैन मेकान समझौता हुआ था उसमें ब्रिटेन ने वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यदि अरब के नागरिक, अरब के लोग हमारा समर्थन करते हैं तो उस्मानिया हुकूमत या ऑटोमन साम्राज्य की पराजय के बाद मैं पूरे अरब क्षेत्र को
हैंड ओवर कर दूंगा अरब के लोगों को, और वहां पर एक सीरिया से लेकर के यमन तक एक अरब राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दूंगा। और दूसरा समझौता जो साइक्स हुआ था, उसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में निर्णय लिया था कि प्रथम विश्व में जीत के बाद इस सारे क्षेत्र को जो कि अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है, उसमें हम लोग आपस में मिलकर के कॉलोनाइज करेंगे, उपनिवेश करेंगे और आपस में बांट लेंगे। और तीसरा जो बाल्फोर समझौता है, उसमें इजराइल को एक नए राष्ट्र देने की बात की गई थी। अब जब प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य धुरी राष्ट्रों के साथ होता है, इसलिए उसके साथ बहुत ही शर्मनाक समझौतों से उसको सामना करना पड़ता है और पूरे फिलिस्तीन देश के ऊपर नियंत्रण हो जाता है ब्रिटेन का। अब बाल्फोर समझौता जो कि 1917 में हुआ था, उसके अंतर्गत इजरायली दबाव बनाना चालू करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हमने आपकी मदद की है, अब ज़रूरत है कि आप हमारा साथ दें और हम लोगों को वहाँ पर बसाने में मदद करें। उस समझौते के अंतर्गत धीरे धीरे इजरायली इकट्ठा होना शुरू करते हैं फिलिस्तीनी क्षेत्रों में, वहाँ पर ज़मीनें खरीदते हैं और वहाँ पर रहना, अपनी बस्तियाँ बसाना प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें ब्रिटेन किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि वह उसी की टेरिटरी है और वही रोक सकता था। धीरे धीरे यह वाक़या चलता गया और 1932 में जब हिटलर सत्ता में आता है जर्मनी में, तो वह ज्यूस के विरुद्ध, यहूदियों के विरुद्ध जो होलोकास्ट करता है, जो एक लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या करना प्रारंभ कर देता है, मार डालना, जेनोसाइड, नरसंहार प्रारंभ करता है। उससे डर करके अब भाग करके फिलिस्तीन में आकर बसने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती चली जाती है और इससे नाराज होकर के जो अरब मुल्क के देश थे, जो अरब लोग थे, वह ब्रिटेन से शिकायत करते हैं, लेकिन ब्रिटेन उनको नज़रअंदाज करता चला जाता है। और 1935 में पूरी तरीके से वह इजरायलियों को वहाँ बसने के लिए सहयोग प्रदान करता है, लेकिन जब ज़्यादा दबाव पड़ना प्रारंभ होता है अरब के लोगों का, तो वह कहता है कि हम एक श्वेत पत्र ला रहे हैं, जो कि 1939 में लाता है ब्रिटेन, और कहता है कि इस एरिया पर अब मैं फिलिस्तीनियों को बसने का इजरायलियों को बसने का मौका नहीं दूंगा। लेकिन जिस प्रकार से जेनोसाइड हो रहा था जर्मनी में, कोई जब अपनी जान पर आ जाती है तो उससे बड़ी कोई कीमत नहीं व्यक्ति के पास होती चुकाने के लिए, तो अपनी जान की कीमत को सामने रखते हुए भारी संख्या में यहूदी आकर के फिलिस्तीन में बसते चले जाते हैं। और इस प्रकार से जो जनसंख्या का रेशियो 1917 में यहूदियों का 6% फिलिस्तीन में था, वह 1948 आते आते 33% हो जाता है। और 14 मई 1948 को ब्रिटेन अपने बाल्फोर समझौते को लागू करने के लिए कहता है कि मैं एक फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देता हूं। और जब यह मामला ज़्यादा बढ़ता नजर आता है तो ब्रिटेन इन सब पचड़ों से छोड़ करके, अलग होकर के इस पूरे मसले को यूएनओ के सुपुर्द कर देता है। इस समझौते को अब आप लोग लागू करवाइए, किस प्रकार से 2 राष्ट्र बनेंगे। और चूंकि यूएनओ में किसका प्रभाव था? ब्रिटेन और अमेरिका का। और ब्रिटेन और अमेरिका का प्रभाव था, और अमेरिका में ज्यूस की संख्या, यहूदियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और ये बहुत ही ताकतवर और मजबूत रूप से एडमिनिस्ट्रेशन में इनका दखल था। और उसी के अंतर्गत आकर के यूएनओ जो होता है वह निर्णय लेता है कि जो 53% लैंड है वह यहूदियों को दी जाएगी और लगभग 47 से 48% जो लैंड है वह दिया जाएगा फिलिस्तीनी राष्ट्र को। इस प्रकार से द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित करता है यूएनओ। लेकिन जो अरब के बाकी देश थे, चाहे मिस्र, जॉर्डन, लेबनान वगैरह, वो बिल्कुल तैयार नहीं होते, वो बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं इसके लिए और उनके ऊपर, इजराइल के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इजराइल के पास इतनी क्षमता थी, उसे पहले पता था कि इस प्रकार का हमला उसके ऊपर हो सकता है और उसने इस हमले का मजबूती से सामना किया और वह एक विजेता के रूप में उभर के सामने आया। और इसी दौरान, इस युद्ध के दौरान इजराइल ने और ढेर सारी टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक से लेकर गाजा तक को उसने अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसके कारण जो कि 53% लैंड से ज़्यादा उसका कब्जा हो गया फिलिस्तीन पर। और बाकी जब जीत के बाद उसने उन क्षेत्रों को वापस करने से साफ साफ मना कर दिया है कि यदि पहले जो यूएनओ का आदेश था, 181 नंबर जो चार्टर था, उसके अंतर्गत मैं तो तैयार था, लेकिन इन देशों ने मेरे ऊपर अतिक्रमण किया और उस अतिक्रमण के विरोध में मैंने कब्जा किया है, तो यह कब्जा मेरा है। मैं किसी भी स्थिति में अब यूएनओ को 53 और 47% वाले मसले को, समाधान को नहीं मान सकता हूं। और इसी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता है। और जो कि शासक होते हैं मिस्र के जनरल नासिर, उनका मानना था कि हम
इस धरती से इजराइल राष्ट्र को मान्यता नहीं देंगे और इजराइल को नस्ता नाबूद कर देंगे, उसे ख़त्म कर देंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए 1967 में 6 डे वार होता है, जब 5 देशों ने मिलकर के एक साथ इजराइल पर हमला किया। लेकिन इजराइल का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसका जो मोसाक है, वह इतना ज़्यादा इफिशियंट है, इतना मजबूत है कि उसने सारी गैदरिंग, देखिए युद्ध का सबसे बड़ा कारण जीत का होता है आपके पास अधिक से अधिक अपने विरोधियों के बारे में जानकारियां हों, और उसमें इजराइल का कोई तोड़ नहीं है। इजराइल ने सारी जानकारी इकट्ठा की कि 6 डे वार शुरू होने से पहले ही इजराइल के जो लड़ाकू विमान थे, उन्होंने पूरी तरीके से मिस्र की वायुसेना की क्षमता को ही नलीफाई कर दिया, ख़त्म कर दिया, और मात्र 6 दिनों में इस युद्ध को जीत लिया। और उसके परिणाम स्वरूप उसने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को और साथ ही साथ सीरिया के गोलन हाइट्स पे अपना कब्जा कर लिया, और वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन के अंतर्गत था, उसे पूरा कब्जा अब इजराइल का हो गया। अब इस जीत के बाद इजराइल एक नए विजेता के रूप में सामने उभरता है, और वह अब कहीं न कहीं वार्ता में, समझौते में अपनी एज ले चुका होता है, अपनी मजबूती से आगे बढ़ चुका होता है। इस प्रकार से इजराइल अपने आप को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। और 1973 में एक और युद्ध होता है, जिसमें अरब के देश एक बार फिर कोशिश करते हैं कि हम इन्वेड करें और मिस्र विशेष रूप से उन जगहों पर दोबारा कब्जा कर ले जिनको इजराइल ने 1967 में अपने हथिया लिया था। इस प्रकार से उस युद्ध में भी पराजय होती है अरब के देशों की। लगातार 3 युद्धों में पराजय के बाद अरब देशों का जो हिम्मत होती है, उनका जो साहस होता है, पस्त हो जाता है। अब धीरे धीरे समझौतावादी रुख की तरफ अरब और इजराइल बढ़ने लगते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जो पहला ठोस कदम सामने आता है वह आता है 1979 में, जब अनवर सादात, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे, उन्होंने निर्णय लिया कि हम कैंप डेविड समझौते के अंतर्गत इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देंगे। तो इस प्रकार से पहला अरब देश बनकर के सामने आया मिस्र, जिसने इजराइल को मान्यता दी। हालांकि तुर्की, जो कि एक मुस्लिम देश था, वह 1950 में ही इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे चुका था। लेकिन इस प्रकार का जो विरोधी देश जब मान्यता देता है तो हिम्मत बढ़ती जाती है, और उसी का परिणाम अनवर सादात को भी भुगतना पड़ा कि 1982 में उन्हें कट्टरपंथियों ने मार दिया, उनकी हत्या कर दी कि तुम एक इजरायली राष्ट्र को कैसे मान्यता दे सकते हो, जिसका विरोध ही हम लोगों के कारण हुआ है, जिसका जन्म ही अरब विरोध के लिए हुआ है। इस प्रकार से यह जो शांति वार्ता पटरी से हट जाती है, और एक बार फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट प्रारंभ होता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट की अगली जो कड़ी है वह होती है हमास। 1987 में हमास का गठन होता है, जो पूरी तरीके से इजराइल के अस्तित्व को नकारता है, नहीं मानता कि इजराइल जैसा कोई देश हम एग्जिस्ट होने देंगे। और उसी के बाद दिसंबर 1987 में फर्स्ट इंतहादा होता है, जिसे फर्स्ट इंतहादा इसलिए कहा जाता है कि यह विरोध होता है, एक धार्मिक विरोध होता है कि भारी से भारी संख्या में जो फिलिस्तीनी थे एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक बड़ा मूवमेंट प्रारंभ करते हैं। हालांकि यह जो विरोध होता है वह शांतिपूर्ण होता है, लेकिन इसके विरोध में इजरायलियों को एक हिंसक अवरोध खड़ा करना पड़ता है, जिसके कारण से हमास को एक मौका मिलता है, उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, और वह हिंसक तरीके सुसाइड बॉम्बार्डमेंट के माध्यम से इजराइल पर दबाव डालना प्रारंभ करता है। यह कहानी आगे बढ़े, उसमें एक नया मोड़ आता है। साल 1993, एक ऐसा साल जिस समय इजराइल और फिलिस्तीन आपस में मिल करके समझौते को काफ़ी करीब आ गए थे। ओस्लो एग्रीमेंट या ओस्लो समझौता, जिसमें यासिर अराफात और राबिन, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री थे, इजाक राबिन, इन लोगों ने समझौता किया कि हम आपस में मिलकर के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता देते हैं, और उन एरियाज को, विशेष रूप से वेस्ट बैंक और गाजा के जो क्षेत्र हैं, उन्हें फिलिस्तीनियों को सौंपा जाएगा। उस पर जो इजराइल का नियंत्रण है उसको छोड़ा जाएगा, और साथ ही साथ फिलिस्तीन इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा, और इस बात को स्वीकार करेगा कि इजराइल राष्ट्र और फिलिस्तीन राष्ट्र एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। पहली बार फिलिस्तीनियों ने इजराइल राष्ट्र की मान्यता दी, और जिसका परिणाम जो कट्टरपंथी थे दोनों तरफ से, चाहे फिलिस्तीनी चाहे इजरायली, उनके अंदर एक गुस्सा प्रारंभ हो गया कि इस प्रकार का समझौता कैसे किया जा सकता है।
जहां इजरायलियों को नाराज़गी थी कि हमारी ज़मीन को फिलिस्तीनियों को कैसे दिया जा सकता है, वहीं फिलिस्तीनियों को नाराज़गी थी कि एक इजराइल राष्ट्र को हम मान्यता कैसे दे सकते हैं। समस्या कट्टरपंथी होते हैं। ये जो कट्टरपंथी होते हैं यह आग में घी का काम करते हैं। हालांकि इनके पास पानी नहीं होता उस आग को बुझाने का, लेकिन ये आग लगा करके जिस प्रकार से पूरे आसिया को जला देते हैं, उसके बाद उस जले हुए आसिया को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करते हैं। यह बड़ा दुखद बात होती है। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है और फिर बाद में इजाक रॉबिन की हत्या कर दी जाती है और बेंजामिन नेतन्याहू एक कट्टरपंथी, एक मजबूत नेता के रूप में उभरना प्रारंभ होते हैं। फिर उसके बाद 2002 के आसपास फतेह जो कि यासिर अराफात का संगठन था, उसके और हमास के बीच गृहयुद्ध हो जाता है और यह बढ़ता रहता है। लेकिन 2006 में हमास तैयार होता है इलेक्शन में भाग लेने के लिए, उसे भारी जीत मिलती है गाज़ा में भी, और वेस्ट बैंक में फतह का कब्जा होता है और वहाँ पर इस प्रकार से यह कहानी आगे बढ़ती है। और धीरे धीरे 2014 का वह कॉन्फ्लिक्ट आता है जिसमें इजराइल और हमास एक दूसरे के सामने आते हैं और 2000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और इस प्रकार से कुछ नए एरियाज़ पर इजराइल कब्जा कर लेता है। और आखिर 2017 का वह वर्ष आपको याद रखना होगा जिस वर्ष पहली बार हमास ने इस बात को स्वीकार किया कि इजराइल राष्ट्र एग्जिस्ट करता है और हम इजराइल के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इतने युद्ध, इतनी लड़ाइयाँ, इतने मौतों के बाद हमास को इजराइल को स्वीकार करना पड़ता है। और जैसा कि मैं अब आगे बताऊंगा, 2020 का साल जिसे अब्राहम अकॉर्ड के रूप में जाना जाता है, कुछ और देशों ने जिसमें बहरीन, यूएई, सूडान और मोरक्को ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी और उसमें कहीं कहीं सऊदी अरब का अंदर से सपोर्ट था और अमेरिका का बाहरी दबाव था, क्योंकि ईरान का जो फैक्टर था वह इन 4 देशों के लिए, विशेष रूप से यूएई और बहरीन के लिए एक संकट का समय है, क्योंकि बहरीन और यूएई में एक साथ हैं और ईरान जो है इन लोगों में आपस में बनती नहीं, आपस में काफ़ी अंतर्विरोध है। तो अमेरिका ने शर्त रखी कि हम इसी शर्त पर तुमको हथियार देंगे कि तुम इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दो। तो अरब देशों के जो आपसी कन्फ्लिक्ट हैं, जो आपसी विरोध हैं, इसका पूरा लाभ मिलता है इजराइल को और दुनिया की अन्य इजराइल समर्थित शक्तियों को कि वह किस प्रकार से अब खुद को एकजुट रखते हुए इन अरब्स को बांट के रखें और उस बंटवारे का, उस विघटन का लाभ उठाए। बांटो और राज करो की राजनीति यहाँ भी लागू होती है। अब मैं इस कहानी को पहले ही बता चुका हूँ कि अंत में फिर क्या होता है कि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट होती है वह निर्णय देती है कि जो अल जर्राह की जगह जो है, शेख जर्राह जो है, वह फिलिस्तीनियों को खाली करना होगा और उसी को लेकर कन्फ्लिक्ट होता है और 250 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान की आहुति देनी होती है। और 20 मई 2021 को बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वह घोषित करते हैं कि हम अब युद्ध विराम कर रहे हैं। और इस युद्ध विराम के पहले यदि मैं बात करूं जीत और हार की, जैसा कि मैंने टॉपिक भी आज का रखा हुआ है, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध विराम किसकी जीत किसकी हुई। अब यह बात आप समझ करिए, क्या हमास के रॉकेट से किसका ज़्यादा नुकसान हुआ? हमास ने किसका ज़्यादा नुकसान किया? 250 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, बहुत सारे उनका जान माल की क्षति हुई। एक तरीके से हमास जीरो पर आ गया, उसके सारे संसाधनों को इजराइल ने नष्ट कर दिया। और वह जो मामला था शेख जर्राह वाला, वह आज भी जीवंत है। यदि शेख जर्राह से वहाँ पर रहने वाले लोगों को विस्थापित करके इजरायली वहाँ कब्जा कर लेते हैं, तो जहाँ से चिंगारी फूटी थी, जहाँ से चिंगारी का प्रारंभ हुआ था, वहाँ पर आज भी इजराइल का कब्जा होगा, आज भी इजराइल की वहाँ पर पकड़ होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जीत हार एक शब्द हो सकते हैं, लेकिन ये अल्टीमेट लक्ष्य नहीं होते हैं। ज़िंदगी बहुत लंबी होती है जिसमें जीत हार मायने रखते हैं, लेकिन सब कुछ यही नहीं होते हैं। और अंत में वही विजेता होता है जो इन चीज़ों से ऊपर उठता है और आपसी सौहार्द की बात करता है। यदि समाधान की बात करूं फिलिस्तीन इजराइल के मसले की, तो आपको समझना होगा कि बिना सह अस्तित्व के दोनों देश का अस्तित्व संभव ही नहीं है, चाहे इजराइल हो और चाहे फिलिस्तीन हो। यदि एक दूसरे के सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं तो लड़ते रहेंगे, दुनिया चिल्लाती रहेगी। और जिस प्रकार से मिस्र ने पूरा प्रयास किया इस समझौते को कराने में, युद्ध विराम को कराने में, उसी प्रकार से दूसरे देश
समझौता कराने का प्रयास करते रहेंगे और लोगों की जानें जाती रहेंगी, और जो जानें चली जाती हैं वो अनमोल होती हैं, वो दोबारा वापस नहीं लौटती हैं। मैं एक और वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। यदि आपको या मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी आज की इस चर्चा से विदा लेता हूं। उम्मीद है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, पसंद रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।